नमस्कार। आज की क्लास में हम संविधान का भाग 4A जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों का भी वर्णन है और उनके साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल किया गया है। कर्तव्य और अधिकार क्या होता है? वस्तुतः एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि अधिकार विहीन आपके कर्तव्य होते हैं वो निरर्थक हो जाते हैं। ओनली कर्तव्य की बात करते हैं और अधिकार की बात नहीं करते तो निरर्थक हो जाते हैं, तानाशाही बन जाते हैं। और कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं, स्वच्छंदता पैदा करते हैं। हर किसी अपने कर्तव्य की बात नहीं करेगा और ओनली अधिकारों की बात करेगा तो उससे क्या होगा, एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का अधिकारों का उल्लंघन बन जाएगा। तो इस कारण जिस किसी को भी अधिकार प्राप्त है उसका एक कर्तव्य बनता है कि वे दूसरे लोगों की गरिमामय जीवन के अधिकारों का भी ख्याल रखें। अगर एक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्यारी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वे दूसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति भी सहिष्णुता का भाव रखें। हमारे संविधान में मूल रूप से मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में क्या हुआ, 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी उसी टाइम संविधान का व्यापक समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में। और इस कमेटी को ये बताना था कि संविधान के सभी उपबंधों का निरीक्षण करते हुए कि ऐसे कौन से संशोधन किए जाए संविधान में कि वे ज़्यादा व्यवहारिक बन सके भारत का संविधान। तो इस कमेटी ने बहुत सी अनुशंसाएं की थी और उसके आधार पर 42वां संविधान संशोधन भी हुआ था जिसमें बहुत से संशोधन हुए थे। उसी में एक अनुशंसा इसकी थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कि भारत में लोग सिर्फ अधिकारों पर जोर देते हैं और वो ये नहीं समझते कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते हैं, पूरक होते हैं। तो इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 क, और उसके भीतर एक नया अनुच्छेद 51 क रखा और उसमें 10 मूल कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई, जिसमें बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर का अभिभावकों पर कर्तव्य डाला गया, ये 11वां। तो इस प्रकार वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल है और वो 11 अधिकार कौन से हैं, कर्तव्य भाग 4 में अनुच्छेद 51 में उसमें बताया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 11 मूल कर्तव्य है। और इसके अनुसार क्या होगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को रक्षा करे और देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे और सभी लोगों में समरसता और भारतत्व की भावना का विकास किया जाए। ये लिस्ट आप देख लेना। इस प्रकार ये टोटल 11 मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। ये आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछ भी जा सकता है कौन सा किस नंबर पर है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या मूल अधिकारों को, मूल कर्तव्यों को इन्फोर्स किया जा सकता है कि क्या ये इन्फोर्सेबिलिटी है इनकी, मतलब प्रवर्तनीयता है। एक सामान्य धारणा यह है कि मूल कर्तव्य न्यायालयों के माध्यम से इन्फोर्स नहीं करवाए जाते, मतलब कि कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्यों का पालन न करे तो न्यायालय द्वारा नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब यही है।
इस दृष्टि से क्या वो एक नीति निर्देशक तत्वों के समान है। जिस तरीके से राज्य क्या करता है, राज्य को कोर्ट में इस बात के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता कि वे नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है, वैसे ही नागरिक को भी इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने कहा है कि मूल कर्तव्य निरर्थक घोषणाएं मात्र है। अगर ये इन्फोर्सेबल ही नहीं है तो इनका क्या मतलब है, परंतु व्यवहारिक स्थिति ऐसी नहीं है। मूल कर्तव्यों के बारे में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 37 है, उसमें लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय होंगे। ये बात संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी गई है, अप्रवर्तनीय होंगे। इसको आर्टिकल 37 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा गया है। परंतु मूल कर्तव्यों के बारे में ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है हमें देखने को। तो एक सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायमूर्ति वेंकटचलैया ने स्पष्टीकरण दिया था कि संविधान मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीय तो घोषित नहीं करता है, परंतु वह उनकी अप्रवर्तनीयता भी घोषित नहीं करता है। अगर इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो अनफोर्सेबल भी नहीं है, मतलब दोनों ही बात नहीं करता। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस तरीके से मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए एक मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी संविधान का अर्थ समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जहाँ कहीं भी अगर संविधान की व्याख्या करने का प्रश्न आएगा तो वह हम मूल कर्तव्यों को भी एक रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे। तो और न्यायालय स्वयं भी ये आदेश पारित करते हुए ध्यान रखेगा कि वो ऐसा कोई आदेश नहीं पारित करेगा जो मूल कर्तव्यों के विरुद्ध हो। तो कुछ मामलों में क्या किया है कि न्यायालय ने मूल कर्तव्यों को आधार मानते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले भी दिए हैं। और जैसे कि एक मूल कर्तव्य है 51(6) में कि पर्यावरण की रक्षा मूल कर्तव्य महत्वपूर्ण माना गया है। तो कोर्ट ने क्या किया, आपने कुछ निर्णयों में इस बात को स्पष्ट किया कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है और उसके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित की जा सकती है। तो भारत सरकार के द्वारा जो मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में एक कमेटी बनाई गई थी, वर्मा कमेटी, JS वर्मा कमेटी, तो उस कमेटी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या 138 ऐसे निर्णयों की सूची बनाई जिनमें पर्यावरण के संरक्षण को एक महत्वपूर्ण आधार के तौर पर रखा और इसको बताया कि इसको अगर पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है तो इसमें मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। कहने की बात यही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए, पहले हमने देखा कि जैसे कि पर्यावरण की रक्षा के लिए कोर्ट ने किया, तो कोर्ट के साथ साथ भारत सरकार और कुछ राज्यों सरकारों ने भी ऐसे नियम और कानून बनाए हैं जो मूल कर्तव्यों को लागू करते हैं। तो कुछ नियम तो मूल कर्तव्यों के संविधान में शामिल होने से पहले ही लागू थे और कुछ बाद में बनाए गए। तो उनमें से कुछ के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला है आपका 51(क) में जो राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात करता है। इस संबंध में संसद ने 2000 में एक एक्ट बनाया था, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, और 1950 में भी प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग पर रोक अधिनियम भी बनाया था, ताकि राष्ट्रीय प्रतीक होता है उनका सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा 1971 में भी एक्ट बनाया था, राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर रोक अधिनियम। इसमें क्या लिखा गया कि भारत के संविधान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, भारत का नक्शा है, इनकी अवमानना नहीं की जा सकती। अगर इनकी अवमानना की जाएगी तो राज्य दंडित करेगा। तो एक तरीके से मूल कर्तव्य भी है पहला, और उनके उल्लंघन पर कोर्ट और सरकार दोनों ने कानून बनाए, सजा का प्रावधान करता है। इसके अलावा जो 51(घ) के अंदर क में दिया गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात कही गई है, और 51(क) के अंदर समरसता की भावना, और 51(क) जिसमें सामाजिक संस्कृति कॉम्पोजिट कल्चर की बात की गई है। तो राज्य ने इस संबंध में भी बहुत से कानून बनाए हैं जो कि इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं। जैसे कि इंडियन पीनल कोड की धारा 153 है,
उसमें राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाने वाले कानूनों को, किसी भी कार्य को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 है, उसमें अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में रखा गया है ताकि समरसता की भावना को, विकास को रोका नहीं जा सके। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम 1967, इसके तहत भी क्या किया गया है, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया गया है। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसमें भी ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति जाति, नस्ल, भाषा इन आधार पर नफरत फैलाकर मत नहीं मांग सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको संसद या विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा एक और मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है 51(6), वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर है और सरकार ने इस पर गंभीर चिंता का भी अभिव्यक्त किया है अपनी, और इसको संरक्षण करने के लिए बहुत से कानून बनाए हैं, जिसमें से वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इस प्रकार बहुत से कानून बनाए जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया गया और बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटियां भी की गई है। तो अब ये एक बात आती है कि मूल कर्तव्यों को प्रभावी कैसे बनाया जाए। बना तो दिए, कुछ इन्फोर्सेबल या कुछ कानून भी बना दिए, परंतु उसको प्रभावी कैसे बनाया जाए। तो जैसा कि जयेश वर्मा कमेटी बनी थी मूल अधिकारों के प्राचालन के संबंध में विचार करने के लिए, तो इसने अपनी कुछ सुझाव दिए थे, उसमें से कुछ सुझाव के बारे में हम जान लेते हैं। पहला तो इसने बताया कि जिस दिन मूल कर्तव्यों को लागू किया गया, वो 3 जनवरी को लागू किया गया, तो उस दिन मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाए। तो लोगों में एक भावना आएगी, शपथ दिलाई जाएगी ऐसी। तो दूसरा है कि मूल कर्तव्यों को स्कूलों के पाठ्यक्रम और अध्यापकों के प्रशिक्षण में भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, और सभी सरकारी ऑफिस और सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड, होर्डिंग, विज्ञापन, इनके माध्यम से मूल कर्तव्यों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लोगों को उनको परिचित होने से मौका मिल सके। और मीडिया में भी लगातार ऐसे संदेश और कार्यक्रम प्रस्तुत करने चाहिए ताकि मूल अधिकारों के संबंध में जागृति और चेतना का प्रसार हो सके। और मीडिया को ऐसे दृश्य दिखाने से परहेज करना चाहिए जो जनता को उत्तेजित करते हो और अपने मूल कर्तव्यों से विचलित करते हो। इसके अलावा वर्मा कमेटी का एक सुझाव ये भी था कि मूल कर्तव्यों की जो इन्फोर्सेबिलिटी है, प्रवर्तनीय, इस पर भी बल देना चाहिए। परंतु इसके बाद भी एक बात सही है कि किसी भी देश की जो राजनीतिक संस्कृति होती है, पॉलिटिकल कल्चर होता है, उसमें परिवर्तन करने के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होते हैं। और जब तक देश के लोगों में राजनीतिक जागरूकता और कर्तव्य निर्वहन की चेतना विकसित नहीं होगी, तब तक मूल कर्तव्य अपनी वास्तविक भूमिका नहीं निभा सकते। इसलिए जनता को खुद से इनके प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तभी मूल कर्तव्यों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अलग टॉपिक, जो इकाई द्वितीय है आपकी, संसद है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनका क्या क्या प्रावधान है संविधान में, इनके बारे में हम जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।